देखिए आपका धारा 27 चल रही थी भाई, इधर से आपका धारा 27 से भी क्वेश्चन बनता है, 28 से भी, 29 से भी, 30 से भी। यानी कि इधर की सभी धाराएं महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि यूपीजे में 31 से भी क्वेश्चन बन गया है कि समाश्रित संविदा कहाँ परिभाषित है। तो धारा 27 फिर एक बार शुरुआत किया जाए तब आगे बढ़ा जाए। अभी डायरेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सामान्य बातें देखना है। आपका सामान्य बातों में ये देखना है कि सेक्शन 27 में व्यापार को रोकने वाले जो करार होते हैं वह वाइड घोषित किए गए हैं। वाइड का मतलब न्यायालय उन्हें मान्यता नहीं देता है, अर्थात न्यायालय द्वारा उन करारों को लागू नहीं कराया जा सकता है, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है यह एक फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 19 में इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार और वाणिज्य की कारोबार और वृत्ति की स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य चाहें तो इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी मूल अधिकार को प्रश्रय देने के लिए आपका संविदा अधिनियम की धारा 27 की रचना की गई है कि व्यापार वाणिज्य या वृत्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर अगर कोई एग्रीमेंट या समझौते या करार द्वारा रोक लगाने का प्रयास करता है तो वह रोक वैध नहीं होगी बल्कि शून्य होगी। अवैध न कहिएगा, हम शून्य बता रहे हैं। अवैध केवल तब आएगा जब मामला किस में आ जाए, 23 में। इसके अलावा अवैध नहीं, शून्य है लेकिन इलीगल नहीं है या अनलॉफुल नहीं है। तो आइए देखा जाए आपका केस पहले देखा जाए। इंग्लैंड का जो केस आता है, आपका बारूद वाला केस देखना है। एक व्यक्ति था, एक सेकंड भाई निकाल लेते हैं तब आपका। देखिए केस आपका है नार्डन फेल्ट बनाम मैक्सिम गन्स एंड एम्यूनिशन कंपनी। केस यही ज्यादातर पूछा जाता है, नार्डन फेल्ट। नार्डन है भाई, नार्डन फेल्ट वर्सेज मैक्सिम मैक्सिम गन्स एंड एम्यूनिशन। मैक्सिम गन्स एंड एम्यूनिशन कंपनी। ये 1894 का केस है, 1894 का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है। और इसमें जज का नाम था मैकनाटन। मैकनाटन जज थे भाई आपका, मैकनाटन। इसमें देखिए क्या हुआ था आपका। एक व्यक्ति था जो गन का आविष्कार किया था, गो माने बारूद का। उसने एक कंपनी से समझौता किया
कि कंपनी से ये समझौता किया कि मैं 25 साल तक कि मैंने खुद का नहीं बनाऊंगा, कंपनी की सेवा करूंगा और आपका दूसरे क्षेत्रों में मैंने दूसरी जगह में कोई कंपनी नहीं डालूंगा जो आपका कह सकते हैं कि बारूद बनाए। अब बाद में यह करार तोड़ दिया। अब न्यायालय ने आपका न्यायालय में मुकदमा चला तो न्यायालय ने इसे आपका देखिए, अगर आपका न्यायालय के विवेक पर भी निर्भर करता है कि किस करार को आपका शून्य घोषित करे और किसको वैध माने। हल्का सा मिस हो रहा है कि सही आपका आगे देखा जाए भाई, इसको कल हम बता देंगे हल्का सा क्या हुआ आपका। मैंने दिमाग से स्लिप कर गया है, नोट्स में भी नहीं लिखा है, आपका किताब पढ़ना पड़ेगा तब बता पाएंगे पूरा। तो इसको कल हम बता देंगे, लेकिन केस याद रखिए। तत्पश्चात जो ये सिद्धांत दिया गया है धारा 27 में है, तो अब धारा 27 निकाल लेना है कि धारा 27 क्या कहती है और तब अन्य चीजें बताया जाए। 27 निकाल लीजिए भाई। 27 छोड़ दीजिए, अभी कल बताएंगे हल्का फुल्का आपका और आपका देख लेंगे तब। 28 आइए, छोड़िए उसको। 28 पढ़ा जाए भाई, कल इसको बताया जाएगा। जबरदस्ती बताने से कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती आदमी बताएगा, आधा अधूरा ज्ञान देगा, कोई मतलब नहीं। देखिए अभी आपका छूटा कौन है, अनैतिक हो गया लोकनीतिक, आपका ये भूल वाला प्रावधान छूटा है। और एक आपका अभी धारा 18 में दो खंड समझाने थे, मिस रिप्रेजेंटेशन। आइए 28 देखा जाए, छोड़िए 28 से आपका देखा जाए। 28 में आइए देखा जाए आपका, यहाँ से आपका 28 से इधर क्वेश्चन आपका लगातार बन रहा है। यूपीएचजेएस में भी इस बार आया था। कौन कौन क्वेश्चन आया था वो पहले बता दिया जाए। यूपीएचजेएस में ये आया था कि अगर किसी मामले को लेकर दो न्यायालयों को अधिकारिता है और पक्षकार ये करार करते हैं कि किसी एक न्यायालय में ही विवाद उत्पन्न होने पर मुकदमा दायर किया जाएगा, दोनों में से किसी एक न्यायालय में, तो ये करार धारा 28 के तहत वैध होगा कि शून्य होगा। तो आप वैध मारेंगे। क्यों वैध मारेंगे? क्योंकि ये करार न्यायालयों की अधिकारिता को काटता नहीं है और पक्षकारों के पास दो विकल्प थे, दो न्यायालय में जाने का ऑप्शन था और पक्षकारों ने करार करके केवल एक न्यायालय को चुन लिया, तो ये करार क्या होगा? वैध होगा। ये पहला जो क्वेश्चन आपका के सहित हम बताएंगे, ये आपका पहला क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन आपका यूपी जे में जो 2018 में आया था, वह ये आया था कि भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिस्थापित हैं या संशोध प्रतिस्थापित हैं, तो वह धारा 28 है। ये याद रखना है। यानी कि प्रतिस्थापित मतलब नए सिरे से कौन सी धारा लिखी गई है। यानी कि अभी हम बताएंगे प्रतिस्थापित क्या होता है, कुछ को रिलेशन भी करेंगे। ये यूपी जे का क्वेश्चन है। फिर बिहार जे में इसी क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया कि आपका मैंने आपका ये पूछा था कि भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में 1997 में संशोधन किया गया था, तो 1997 में संशोधन किस सेक्शन में किया गया था, ये बिहार ने पूछा। सन वाइज पूछ लिया, तो कौन सा सेक्शन मारेंगे? 28। अब धारा 28 मारेंगे।
96 में 97 से लागू हुआ, 96 में ही। हाँ, 97 से लागू हुआ, तो 97 जब लागू हुआ तब पूछा था आपका बिहार ने, 97 में। 19 नहीं तो और बताया जा रहा है ना, अभी धैर्य रखिए। अभी कहाँ समाप्त हुआ भाई वाक्य। ये आपका 1996 में संशोधन हुआ, प्रतिस्थापित की गई। अभी हम बताएंगे, पहले भूमिका थोड़ा बहुत हो जाए। और आपका 1997 से लागू हुआ। फिर आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, और वह अगला क्वेश्चन आने के चांस हैं कि भारतीय संविधान नियम की किस धारा में 2013 में संशोधन हुआ, ये पूछ सकता है। तो वह एक ही धारा है, 28, और 28 का अपवाद नंबर तीसरा जोड़ा गया। तो धारा 28 का अपवाद नंबर जो तीसरा है, बताएंगे हम, वह ऐड किया गया है। किस सन में ऐड किया गया? 2013 में संशोधन करके। ये पूछ सकता है नया क्वेश्चन, बिल्कुल अभी तक पूछा नहीं गया है। तो 2000, अब आइए आपका देखा जाए 2000 2013 ही भाई, 2013 का नियम संख्या 4। अब आइए सेक्शन 28 का, पहले आपका कह सकते हैं कि भूमिका देखी जाए, और तब आपका बेयर एक्ट देखा जाए, और तब और कुछ नियम कायदे और एक दो केस देखना है, और दो तीन कंसेप्ट भी क्लियर रखना है। जब भी धारा 28 की भूमिका देखिएगा तो अपकृत से ही उठाइएगा। और आपका देखिए कौन कौन अनुच्छेद आपका पढ़ना है, यानी कि धारा 28 जब भी पढ़िएगा तो संविधान का अनुच्छेद 32 भी पढ़िएगा, संविधान का अनुच्छेद 226 भी पढ़िएगा, सीपीसी की धारा 9 पढ़िएगा, और सीआरपीसी की धारा 190 यानी कि कांग्निजेंस कम से कम पढ़िएगा। इसके बाद आपका एक दो उदाहरण हम देंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं अपकृत विधि से। और अपकृत विधि का जो सिद्धांत है, यूबी जस आईबी रेमेडियम, वहां से शुरुआत करिएगा 28 पढ़ते समय। यूबी जस आईबी रेमेडियम को समझिए। यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब ये हुआ कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर वादी के पास कोई राइट है, तो उस राइट के उल्लंघन होने पर वादी को हर हाल में कोर्ट में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। और कोर्ट में जाने का अधिकार रोकने वाले जो करार होते हैं, इसी उद्देश्य से धारा 28 के तहत क्या घोषित किए गए हैं, सुन। जैसे ए ने बी से विवाह की संविदा की, और बी विवाह करने से इनकार कर दिया, यानी कि करार को भंग किया, तो पीड़ित पक्षकार को ये हक होना चाहिए कि वह कोर्ट में जाकर और मुआवजे की क्या कर सके, मांग। मुआवजे की मांग, कोर्ट में जाने का जो ये अधिकार है, और कोर्ट में जाकर मुआवजा मांगने का अधिकार, अगर इस अधिकार को करार द्वारा रोका जाता है तो वह करार ही क्या होगा, सुन। एक दूसरा उदाहरण देखें इसी पर। ए बी से विवाह की संविदा करता है। मान लीजिए कि विवाह होना है अभी, तत्पश्चात ए विवाह के पहले ही का इनकार कर देता है विवाह करने से। ऐसी दशा में अगर करार में, विवाह की संविदा में अगर लिखित में हो, ये लिखा गया हो कि अगर कोई पक्षकार विवाह की संविदा भंग करता है तो दूसरे को कोर्ट में जाने का हक नहीं होगा। तो ये जो लिखा है कि दूसरे को न्यायालय में जाने का हक नहीं होगा किसी पक्षकार को,
ये इतनी बातें क्या होंगी? वार्ड की धारा के तहत होंगी संविधान नियम की 28। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार है, उस अधिकार का हनन होता है, तो उसे उपचार या रेमेडी या रिलीफ या अनुतोष के लिए कोर्ट में जाने का क्या होता है? हक होता है। और ये हक आपका इसी को कहते हैं इंग्लिश मैक्सिम में, यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम। ये जो मैक्सिम लागू की गई, सर्वप्रथम लागू की गई बिहार जे में, इस बार आया भी था एसबी बनाम व्हाइट के केस में। जज का नाम पूछा था इस बार बिहार में भाई, एसबी बनाम व्हाइट के केस में जस्टिस होल्ट ने कहा ये केस चुनाव से संबंधित है। देखिए क्या कहा जस्टिस होल्ट ने, कि यदि वादी के पास कोई राइट है और उस राइट का वायलेशन होता है, तो हर हाल में उस मामले में इस जज ने कहा, जस्टिस होल्ट ने। अब इसी को थोड़ा बैक होकर समझिए, आपका मूल अधिकार से समझिए, किससे हमें समझाना है संविधान में आकर? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, 12 से लेकर 35 तक में, अगर आपके मूल अधिकारों का राज्य हनन करता है, तो आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं? 32। और आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट में भी। किस अनुच्छेद के तहत? 226। एक कल्पना करिए पहले, मान लीजिए कि राज्य आपको एपीओ में भर्ती किया और एपीओ में भर्ती करके आपसे करार करता है कि अगर हम आपको नौकरी से निकाल दें या मनमाना शर्तें लगा दें, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, या आपके मूल अधिकारों को छीन लें तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो बताइए, राज्य ने जो ऐसा एग्रीमेंट आपसे किया है, वह एग्रीमेंट सेक्शन 28 के तहत क्या होगा? शून्य होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और आप राज्य के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रोक दे राज्य, क्योंकि बिना अधिकार के उपचार की, माने बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना व्यर्थ है। अतः अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है, जो उपचार की बात करता है। ये बता देता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में आपका समावेदन द्वारा अपनी बात रखने के लिए सिक्योर किया जाता है। सिक्योर का मतलब ये है कि मूल ये गारंटी दी जाती है। सिक्योर का मतलब क्या हुआ? प्रत्याभूत। प्रत्याभूत मतलब ये गारंटी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत कि मूल अधिकार के हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता। अब आपका समस्या ये आई कि अगर कोई आपको धमकी देता है कि हम आपका मूल अधिकार का हनन करेंगे और आप सुप्रीम कोर्ट न जाइए, तो ये शुद्ध रूप से अनुच्छेद 32 का उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसे धमकी देने वाले न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या होंगे? दंडित। ये उदाहरण लाया आपका जो रिपब्लिक टीवी यानी कि आर टीवी, यानी कि आपका रिपब्लिक टीवी का जो एंकर है, जो खतरनाक एंकर, हमेशा आपका लगता है कि लड़ाई ही कर रहा है। यानी कि भाई आपका लगता है कि आपका, मैंने देखिएगा कभी रिपब्लिक टीवी, तो लगता है कि हमेशा युद्ध ही कर रहा है, किसी को अनाप शनाप बोल देता है,
तो भाई आज़ादी है, थोड़ा धैर्य से बोलिए, ये कहने का मतलब। तो उसके खिलाफ, महाराष्ट्र के खिलाफ खूब बोलता था, अभी बोलता है उद्धव के खिलाफ। और महाराष्ट्र सरकार गड़े मुर्दे उखाड़ देती थी और उसको जेल भेजवा देती थी। ये पहुंच जाता था सुप्रीम कोर्ट, कई बार पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट से आपका 2-4 दिन में जमानत आ जाता है। अब ऐसी दशा में भाई विधानसभा के सचिव ने एक लेटर लिख दिया अर्नब गोस्वामी को, और उसमें लेटर में धमकी दी गई कि आप सुप्रीम कोर्ट बार बार न जाइए। थोड़ा धमकी भरे शब्द। तो अर्नब गोस्वामी गया सुप्रीम कोर्ट, लेटर प्रस्तुत कर दिया और कहा कि देखिए, हमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आने से ये सचिव महोदय क्या कर रहे हैं, विधानसभा के रोक रहे हैं, धमका रहे हैं कि न जाओ, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ क्या है कोर्ट। तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सचिव महोदय को शो काज नोटिस जारी किया कि आप कौन होते हैं भाई रुकने वाले, धमकाने वाले, मूल अधिकारों के लिए ना हो। ये तो अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है, सिक्योर किया गया है, और इस पर धमकी काम नहीं चलेगी। आप धमकी दिए मतलब कि न्यायालय की क्या की अवमानना, आइए जवाब लगाइए। तो आपका धमकी नहीं देना है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन। हाँ, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फिर बिहार का एक क्वेश्चन है जे में आया था पिछली बार, तो 2-3 क्वेश्चन तो बिहार का भी कोरिलेशन में ही बता दिया गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना और संविधान का क्या बताया, हृदय और आत्मा बताया। पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय आत्मा कहा है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। दूसरा आइए, अब धारा पर आइए। भाई धारा आपका तो सिद्धांत हो गया और जान भी गए किसमें क्या दिया रहेगा, लेकिन धारा 28 फिर एक बार याद रखिए, ये प्रतिस्थापित धारा है, 1996 में प्रतिस्थापित की गई और 1997 से इसे लागू किया गया। तो जो सन पूछा गया था वह बिहार में पूछा गया था, और जो प्रतिस्थापित पूछा गया था वह यूपी में। यानी कि यूपी की देखा देखी बिहार जे में भी क्वेश्चन आया, हल्का सा मॉडल चेंज किया। अब प्रतिस्थापित पहले देखिए क्या होता है, तब तो आगे बताया जाए। कई बार मैं एविडेंस में भी शुरुआती दौर में बताया हूँ। आपका प्रतिस्थापित या पुनर्व्याख्यित या पुनर्परिभाषित, इसका मतलब ये हुआ कि एक शराब की बोतल से आपका उदाहरण हम बताते हैं, यानी कि 2 बूंद से उदाहरण बताते हैं। जैसे कि एक बोतल में शराब भरी हुई है, पूरी शराब गटक लिए, 2 बूंद नहीं, पूरी बोतल गटक लिए, बोतल रख दिए, मैंने पूरी बोतल नहीं भाई, पूरी बोतल की शराब, फिर उल्टा हो जाएगा, पूरी बोतल की शराब पी लिए, बोतल रख दीजिए, अब बोतल में नई शराब क्या की गई, भर दी गई। यानी कि इसका मतलब कि बोतल वहीं रही और क्या चेंज कर दिया गया, पूरा शराब। एकदम उसी तर्ज पर समझिए, सेक्शन वही रहता है, सेक्शन 28 ही रहेगा। 28 में जितनी बातें पहले लिखी गई थी सभी बातें क्या कर दी गई, परिवर्तित। यानी कि दी गई, तो इसको हम कहेंगे कि पूरी धारा क्या है, प्रतिस्थापित। और 2 शब्द हटाकर 2 शब्द लिख दिए गए तो पूरी धारा न कहिएगा, ये धारा का कुछ अंश प्रतिस्थापित है। तो अब तो आ गया ना। यानी कि 1996 ईस्वी में धारा 28 की पूरी बातें नए सिरे से लिखी गई और पुरानी बातें क्या कर दी गई, हटा दी गई, लेकिन बोतल चेंज नहीं हुई, यानी कि धारा चेंज नहीं हुई। तो जो जो प्रतिस्थापित धाराएं हैं, फिर जे का क्वेश्चन आ जाइए,
संविदा अधिनियम में पूछे तो आप 28 मार्क कर आएंगे। यही क्वेश्चन आपका एविडेंस में आता है, एविडेंस में जोड़ सकते हैं 39 हैं, 131 हैं आपका, फिर 114 ए हैं और 119 है। एविडेंस में 4 धाराएं प्रतिस्थापित हैं पूरी तरह, कौन कौन? 39, इसके बाद आपका 141, नहीं एक सेकेंड भाई, आपका 141, हाँ हाँ ये 131 है भाई, देखिए गलत, फिर एक बार देखिए इसको थोड़ा डिटेल में। हम सन 2000 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2 धाराएं प्रतिस्थापित की गई, 39 और 131। किस कानून द्वारा? तो कई बार तो बताया गया आईटी एक्ट द्वारा। और ये प्रतिस्थापन कब से लागू हुआ? आज ही बताया गया था धारा 17 में, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में, एविडेंस में। तो कब से लागू हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000, एकदम रट्टा मारी है। अब आइए 2013 में भी 2 धाराएं प्रतिस्थापित की गई, ये भी आपका चांस है पूछने का। 114 ए और 119, 2 धाराएं, 114 ए और दूसरा कौन? 119, 114 ए, 119। अब जी में जो पूछा गया था वह आपका आईपीसी से जाकर पूछ लिया कि आईपीसी की धारा 375, देखिए क्या ऑप्शन दिया था, संशोधित है, परिवर्धित है, प्रतिस्थापित है, इनमें से कोई नहीं। तो तीनों में अंतर जानिए। परिवर्धित माने कुछ जोड़ दिया गया, संशोधित मतलब कुछ बदलाव लाया गया, और प्रतिस्थापित का मतलब पूरी धारा की बातें हटाकर और नई बातें क्या की गई उस धारा में लिख दी गई। तो बताइए 2013 में 375 को क्या किया गया है? पूरी तरह प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित किया गया। कौन सी धारा? आईपीसी की 375। भाई संशोधित न मारिएगा, परिवर्धित। अब परिवर्तित क्या मारकर आना है? प्रत्यस्थ। सीपीसी में भी पूछा जाता है, बिहार में पूछा गया था पिछली बार 89। सीपीसी में आप पढ़ेंगे तो 89 पढ़ सकते हैं। फिर बैक होइए, आपका धारा 28, फिर बैक होइए भाई। धारा 28 में एक तो नियम दिया गया है, 2 नियम दिए गए हैं और 3 आपका अपवाद दिए गए हैं। तो आपका 2 नियम और 3 अपवाद। आपका तीसरा अपवाद पूछ सकता है 2013 में जोड़ा गया। अपवाद पहले समझ लीजिए कंसेप्ट। तो अपवाद का मतलब ये हुआ कि अगर मामला 3 अपवादों में से किसी एक में सेट हो जाए तो जो विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक एग्रीमेंट होते हैं वह वैलिड होंगे, वैध होंगे। लेकिन कब वैध होंगे ये सब करार? जब किस में सेट हो जाए? 3 में से किसी एक अपवाद में। तो हम बताएंगे तीनों अपवाद। जे में भी आ चुका है अपवाद आपका क्रम वाइज। लेकिन अब आइए पहले देखा जाए आपका बेयर एक्ट, उसके बाद बेयर एक्ट का उदाहरण 2-3, उसके बाद आपका लिमिटेशन एक्ट की एक धारा देखनी पड़ेगी। परिसीमा अधिनियम की वह कौन सी धारा है जो अधिकार और उपचार दोनों समाप्त कर देती हैं? तो 27। भाई जो लोग एमपी दिए हैं वो तो पढ़े होंगे। कौन सी धारा अधिकार उपचार दोनों समाप्त करती हैं? धारा 27। लेकिन अब बेयर एक्ट आइए भाई, बेयर एक्ट पर थोड़ा गौर करिए, देखिए आपका क्या कहता है। पूरी कहानी बता दी गई, अब आपका बेयर समझा जाए और एक एक दो दो उदाहरण। विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। देखिए आपका हर करार, हर करार मतलब कि एवरी एग्रीमेंट
जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक प्रायिक मतलब उचित होता है जस्ट प्रायिक विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यांतिकतः अवरुद्ध किया जाता है तो वह करार शून्य होगा। पहले आधे पढ़िए। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई करार किया गया और उस करार में ये प्रावधान किया गया हो कि आपका इस ये प्रावधान किया गया हो कि भले ही करार का उल्लंघन किया जाए, आप अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा, न्यायालय का दरवाजा या न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। और रोक कैसी लगाई गई हो, आंशिक लगाई गई हो कि पूर्ण रूप से लगाई गई हो, बताइए तो क्या लिखा है सब? आंशिक की पूर्ण की दोनों? शब्द पकड़िए। आत्यांतिकतः, आत्यांतिकतः मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट की पार्टली। हाँ, तो रोक कैसी होनी चाहिए? पूर्ण की आंशिक की दोनों पूर्ण। तो अगला क्वेश्चन इसी में आइए। धारा 28 के तहत कौन सी रोक शून्य होगी? जो करार को प्रवर्तित कराने पर पूर्ण रोक लगाता हो, जो आंशिक रोक लगाता हो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन शून्य होगी? पूर्ण। और आंशिक रोक क्या होगी? वैध। अब आंशिक रोक क्या है? आंशिक रोक एक उदाहरण समझिए, पूर्ण रोक का उदाहरण समझिए, फिर एक बार इसको बैक होइए। दो उदाहरण यहाँ देने हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से करार किया और ये करार में लिख दिया कि अगर करार का उल्लंघन होता है तो कोई भी पक्षकार या कोई एक पक्षकार अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं कर सकता, तो ऐसा करार जो न्यायालय में अधिकारों को लागू कराने के लिए जाने पर रोक लगाता है, ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन ये रोक कैसी होनी चाहिए? पूर्ण की आंशिक पूर्ण। अब देखिए रोक लगाइए, तीन चार रोक लगाइए और उन रोकों को शून्य घोषित कराइए। ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं तुम्हें 100 किलो चावल दूंगा और तुम मुझे इसके बदले 1000 रुपया दे देना। अब हो सकता है चावल आप एक ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा भी कि कोरिलेशन में भाई वो ताकत है जो आपका भले 28 से क्वेश्चन वो तो बना ही है भाई दोनों में, लेकिन कोरिलेशन से जो भी 6-7 क्वेश्चन जो करंट में आपका यूपी और बिहार में ही आए थे वो बता दिए गए। इसमें कोई शक नहीं, जो 2 साल के अंदर आए। तो फिर एक बार देखिए, ए बी से कहता है कि तुम मुझे 100 किलो चावल देना और बी कहता है कि इसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। ए चावल देने से इनकार करता है, लेकिन करार तो हुआ था समझौता। समझौता में ये बात लिखी गई थी कि अगर ए चावल देने से इनकार करे या बी पैसा देने से इनकार करे या ए चावल देने से ही केवल इनकार करता है तो बी कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। यानी कि कोई भी पक्षकार न्यायालय में वाद दायर। तो बताइए ये जो करार हुआ है कि कोई पक्षकार कोर्ट में नहीं जा सकता, ये
आपका कोर्ट में जाने से पूर्णतः रोक दिया गया कि आंशिक रूप से? पूर्णतः। तो ये करार क्या होगा? शून्य। और बी कोर्ट में जाकर और ए से क्या वसूल सकता है? मुआवजा। अब एक आंशिक देखिए, मान लीजिए आंशिक में आपका वही है कि दो न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त है और पक्षकार आपस में करार करते हैं कि दो न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में विवाद होने पर मुकदमा दायर किया जाएगा। तो ये आंशिक रोक हुई कि पूर्ण रोक? आंशिक, क्योंकि एक दो न्यायालयों को अधिकारता थी और एक न्यायालय में कहा गया जाएगा। तो ये जो करार द्वारा रोक आंशिक लगाई गई है ये वैलिड होगी, वैध होगी, क्योंकि ये रोक कैसी है? आंशिक। भाई सतर्क रहे, जेस में पूछा गया था। अगला ये, यानी कि कुल मिलाकर, अब भाई उदाहरण बता दिए गए दो, अब अगला चला जाए। देखिए अगला शब्द क्या कहता है, उदाहरण दो पर्याप्त है। अभी पूरा हुआ नहीं वाक्य आपका एक खंड। देखिए अगला, अगला है, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार इन्फोर्स करा सकता था, लागू करा सकता था, परिसीमित कर देता है। परिसीमित करना मतलब कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून द्वारा जो समय किसी व्यक्ति को दिया गया है कि इतने समय के अंदर आप न्यायालय में अपने अधिकारों की मांग के लिए वाद दायर कर सकते हैं, और करार द्वारा उस समय को ही क्या किया जा रहा है? सीमित। तो सबसे अच्छा उदाहरण आप संविदा पर ही बताइए। बताइए, कई बार मैं बता चुका हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी एग्जाम में आया है कि अगर ए बी से विवाह की संविदा करता है, ए विवाह करने से इनकार कर देता है, तो ए ने जिस दिन विवाह करने से इनकार किया, दूसरी पार्टी यानी कि बी उस दिन से कितने दिनों के अंदर वाद दायर करने का कानूनन हक रखती है? कितने दिनों के अंदर? तो संविदा भंग के मामलों में आपका वाद दायर करने की समय सीमा क्या है? 3 साल। कितना है? कई बार मैं बताया हूँ, कितना है? 3 साल। अब आइए, इस समय को परिसीमित करना है। ए और बी करार करते हैं कि अगर कोई संविदा भंग करता है तो भाई कानूनन कितना समय मिला है पक्षकारों को? 3 साल। और कहा दिया गया कि 6 माह में ही जाना होगा कोर्ट में, 1 साल में ही जाना होगा, 2 साल में ही जाना होगा। तो आप लोग ये बताइए कि जो कानून द्वारा समय निर्धारित किया गया है, करार द्वारा उसको क्या किया गया? कम किया गया। तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा कि वैध होगा? शून्य होगा, क्योंकि जो कानून द्वारा हमें समय मिला है, अगर उस समय को परिसीमित किया जाए, कम किया जाए, तो ऐसा करार क्या होगा? शून्य होगा। पक्षकारों को अब कि शून्य हो गया, करार का कोई मतलब नहीं है, तो पक्षकारों को पूरा कितना समय मिलेगा? 3 साल। अब इसी को 2-3 नियमों द्वारा देखिए, क्या करार द्वारा जो कानून में समय दिया गया है उसको बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? नहीं। यानी कि अब आइए अगला नियम, अगर 3 वर्ष का मौका आपको दिया गया है कि संविदा भंग होने के से कितने दिन के अंदर, अगले 3 साल के अंदर आप मुकदमा कर दीजिए, पक्षकार करार करते हैं कि संविदा भंग होने पर अगले 10 साल तक मुकदमा किया जा सकता है, तो 3 साल बाद वाला जो समय है वह करार शून्य होगा, क्योंकि करार द्वारा कानून में निर्धारित समय को आप बढ़ा नहीं सकते और न ही घटा सकते हैं। घटाने वाला करार
धारा 28 में क्या होगा, शून्य होगा। अगला देखिए, लेकिन लेकिन लगाना है, खतरनाक चीज है। और लेकिन में जाकर पढ़ना है आपका, लिमिटेशन एक्ट जाना है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 27 देखना है। देखिए ध्यान से भाई, जहां अधिकार ही समाप्त हो जाता है वहां उपचार, देखिए, सामान्यतः परिसीमा अधिनियम उपचार को बाधित करता है समय बीत जाने के बाद, टाइम बाढ़ हो जाने के बाद राइट पर प्रभाव नहीं डालता। लेकिन एक सेक्शन ऐसा है जहां उपचार के साथ साथ आपका क्या समाप्त हो जाता है, राइट या अधिकार भी। वह कौन सा सेक्शन है आपका, 27। तो जहां अधिकार ही समाप्त हो गया वहां आपका ये नियम 28 का नियम लागू होगा कि नहीं, नहीं। अब अगला नियम देखिए, अगर किसी न्यायालय को अधिकारिता नहीं है, ध्यान में रखिएगा, तो क्या करार द्वारा पक्षकार अधिकारिता प्रदान कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते। और अगर किसी न्यायालय को अधिकारिता है तो क्या करार द्वारा अधिकारिता से वंचित कर सकते हैं कि नहीं, का पक्षकार नहीं। यानी कि करार द्वारा न तो जुरिडिक्शन दिया जा सकता है और न ही छीना जा सकता है। ऐसा करार धारा 28 के तहत क्या होगा, शून्य। लेकिन फिर वही कहानी, अगर दो न्यायालयों को अधिकारता है तो करार द्वारा ये जरूर इंडिकेट किया जा सकता है कि विवाद होने पर इसी न्यायालय में मुकदमा कायम किया जाएगा। तो अधिकारिता विधि द्वारा उत्पन्न होती है कि करार द्वारा, बताइए। तो क्या करार द्वारा परिसीमित कर देंगे, नहीं। तो धारा 28 का जो एक खंड था वह दो बातों को बताता है, फिर दोनों बातें अलग अलग तोड़िए। पहली बात बताता है कि अगर कोई करार हुआ, करार को किसी ने भंग किया और उस भंग के मामले में कोर्ट में जाने का जो अधिकार पक्षकारों को है, उस पर जो रोक लगाई जाती है तो वह रोक भी शून्य होगी। लेकिन वह रोक, बताइए, फिर एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आंशिक होनी चाहिए कि पूर्ण की दोनों, पूर्ण। कौन रोक वैध होगी, आंशिक। कौन शून्य होगी, पूर्ण। भाई अभी हमने बताया कैसी रोक लगाई गई, बेर आत्यांतिकतः, आत्यांतिकतः मतलब ही हुआ कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण रूप से, आंशिक नहीं। या जो समय कानून द्वारा अधिकारों के उपचार के लिए निर्धारित है, तो तुरंत बताइए किस कानून में समय निर्धारित है, उसके लिए एक अलग कानून बना है। कौन सा कानून है, द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। उस समय को आप क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं, या उस समय को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसा करार भी क्या होगा, शून्य। याद रखिए, कोई मतलब नहीं है। और अभी हमने उदाहरण एक खंड ए में बताया गया। अगला देखिए, खंड बी देखिए, जो उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त कर देता है अथवा किसी संविदा के अधीन या बारे में किसी विनिर्दिष्ट समय तक किसी पक्षकार को अपने दायित्व के निर्वहन से उन्मोचित कर देता है ताकि उसे अपने अधिकारों के प्रवर्तन से प्रतिबंधित किया जाए, उस विस्तार तक शून्य होगा। तो बताइए, उस विस्तार तक जैसा ही शब्द आया उस मात्रा तक शून्य होगा। जिस मात्रा तक रोक लगा दी गई है, तो जैसे ही उस मात्रा तक आया तो एक सिद्धांत निकाल लेना है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब ध्यान से समझिए, अगर ए बी से कहता है कि हे बी, हम तो संविदा कर रहे हैं
लेकिन 1 साल बाद संविदा भंग के लिए कोर्ट में जाने का तुम्हारा अधिकार ही क्या हो जाएगा, समाप्त। तो ऐसी दशा में ये करार शून्य होगा, क्योंकि आपका इसमें रोका गया है कि आप अपने अधिकार के लिए जो समय निर्धारित है कानूनन कितना 3 साल, उससे समय क्या किया गया कम। तो कल आपका बताया जाएगा। खंड बी भी समझाना पड़ेगा अच्छे से, थोड़ा कठिन जरूर है। आपका कठिन का मतलब कि ये कॉन्सेप्चुअल धाराएं हैं, सामान्य धाराएं नहीं है। आपका 30 तक हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। 30 तक में ही आपका 50% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि और 75% क्वेश्चन 75 धारा से। तो 30 तक धाराओं से ज़्यादा क्वेश्चन बनते। एक एक शब्द पकड़िए, फिर कल हम एक बार दोहरा देंगे, और जहाँ जहाँ से कोरिलेट किया जा रहा है कम से कम जाकर एक बार उसको देखिए। तो कल आगे इसको 28 29 भी महत्वपूर्ण है। उसमें भी डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन का केस जस्टिस स्टोवेल की संविदा फालतू समय की मजाकबाजी, तो 29 में पूछा जाता है। और उसके बाद लॉकआउट तमाम 29 में भी सिद्धांत है, उसको पढ़ा जाएगा कल।